हिमालय की तलहटी में बसा चंद्रगढ़ एक ऐसा साम्राज्य था जो कभी सूरज की तरह चमकता था। इसकी ऊंची मीनारें जो चांदनी रातों में चांदी की तरह दमकती थीं, दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। नगर की गलियां संगीत से गूंजती थीं और हर घर में वीणा, सितार या बांसुरी की मधुर धुनें सुनाई देती थीं। चंद्रगढ़ केवल एक नगर नहीं था, यह एक सपना था जो कला, संस्कृति और शक्ति का संगम था। लेकिन आज यह सपना राख में बदल चुका था। विक्रम, चंद्रगढ़ का अंतिम योद्धा, अपने काले घोड़े पर सवार होकर उस पहाड़ी पर खड़ा था जहां से पूरे नगर का विहंगम दृश्य दिखाई देता था। उसका कवच खून और धूल से सना था और उसकी तलवार, जिसे चंद्रकिरण कहा जाता था, अब भी तेज थी, जैसे वह अभी भी युद्ध की प्यास बुझाने को तैयार हो। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, लेकिन चेहरा पत्थर की तरह अडिग। वह चंद्रगढ़ का अंतिम रक्षक था और उसका हृदय अपने लोगों के लिए धड़कता था, भले ही अब वहां केवल खंडहर बचे थे। विक्रम का जन्म चंद्रगढ़ के राजवंश में हुआ था। वह राजा वीरेंद्र और रानी मालिनी का इकलौता पुत्र था। बचपन से ही उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन उसकी मां रानी मालिनी, जो स्वयं एक कुशल वीणा वादक थीं, ने उसे संगीत की शिक्षा भी दी थी। विक्रम, वह कहा करती थी, तलवार तुम्हें जीवित रखेगी, लेकिन संगीत तुम्हें जीने का कारण देगा। विक्रम को संगीत से प्रेम तो था, लेकिन वह इसे केवल एक शौक मानता था, न कि कोई हथियार। चंद्रगढ़ का पतन एकाएक नहीं हुआ था। यह एक ऐसी त्रासदी थी जो धीरे धीरे छाया की तरह नगर पर मंडराती रही। कई साल पहले रावणपुर के काले जादूगर मघवन ने चंद्रगढ़ के खिलाफ अपनी सेना तैयार की थी। मघवन कोई साधारण जादूगर नहीं था। कहा जाता था कि उसने प्राचीन राक्षसों की शक्ति को जागृत किया था, जो सदियों पहले चंद्रगढ़ के ऋषियों ने गहरी गुफाओं में कैद कर दिया था। ये राक्षस साधारण प्राणी नहीं थे। वे छायाएं थीं जो रात में जीवित हो उठती थीं और दिन में गायब हो जाती थीं। उनकी शक्ति ऐसी थी कि कोई भी मानव निर्मित हथियार उन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकता था। विक्रम को वह दिन स्पष्ट रूप से याद था जब मघवन की सेना ने पहली बार चंद्रगढ़ की सीमाओं पर हमला किया था। वह केवल 17 वर्ष का था। उस रात आकाश में चांद लाल हो गया था, जैसे वह खून से रंगा हो। चंद्रगढ़ के सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन राक्षसों की शक्ति के सामने उनकी तलवारें बेकार थीं। विक्रम ने अपने पिता राजा वीरेंद्र को युद्ध के मैदान में देखा था। राजा की तलवार हर राक्षस को चीरती थी, लेकिन वे फिर से जुड़ जाते, जैसे उनकी देह मिट्टी की हो। उस रात रानी मालिनी ने विक्रम को एक गुप्त कक्ष में बुलाया। वह कक्ष चंद्रगढ़ के महल के सबसे गहरे हिस्से में था, जहां कोई साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता था। कक्ष की दीवारों पर प्राचीन चित्रलिपियां थीं जो चंद्रगढ़ के इतिहास को दर्शाती थीं। वहां एक प्राचीन वीणा रखी थी जिसे चंद्रवीणा कहा जाता था। यह वीणा साधारण लकड़ी या धातु से नहीं बनी थी। इसका निर्माण स्वयं देवी सरस्वती के आशीर्वाद से हुआ था, ऐसा कहा जाता था। विक्रम, रानी मालिनी ने गंभीर स्वर में कहा, यह वीणा हमारे वंश की सबसे बड़ी शक्ति है। इसे चंद्रराग के साथ बजाने से ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो राक्षसों को भी नष्ट कर सकती है, लेकिन इसे केवल तभी बजाना जब कोई और रास्ता न बचे। विक्रम ने अपनी मां की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मां, यह राग क्या है? उसने पूछा। चंद्रराग, मालिनी ने जवाब दिया। यह केवल संगीत नहीं है विक्रम, यह हमारे पूर्वजों की आत्माओं का आह्वान है। यह राग तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है, लेकिन इसकी कीमत भारी हो सकती है। इसे बजाने वाला अपनी जान भी गंवा सकता है। विक्रम को यह बात समझ नहीं आई। वह एक योद्धा था जिसके लिए तलवार और ढाल ही सब कुछ थे। संगीत को हथियार मानना उसके लिए असंभव था, लेकिन उसने अपनी मां की बात मान ली और चंद्रवीणा को अपने पास रख लिया। उसके बाद के वर्षों में चंद्रगढ़ पर हमले बढ़ते गए। मघवन की सेना हर बार और शक्तिशाली होकर लौटती थी। चंद्रगढ़ के सैनिक, जो कभी अजेय माने जाते थे, अब थकने लगे थे। नगर की दीवारें ढहने लगीं और लोग अपने घर छोड़कर जंगलों और गुफाओं में छिपने लगे। विक्रम ने अपने पिता के साथ हर युद्ध में हिस्सा लिया। उसने देखा कि कैसे उसके पिता ने अपने लोगों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वह रात थी चंद्रगढ़ के अंतिम किले पर हमले की। मघवन स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा था। उसका रूप भयानक था। 4 हाथ, लाल आंखें और एक ऐसी हंसी जो हड्डियों को कंपा दे। उसने अपने जादू से काले बादल बुलाए जो आकाश को ढक रहे थे। चंद्रगढ़ के सैनिकों ने अंतिम सांस तक लड़ाई की, लेकिन मघवन की शक्ति अजेय थी। विक्रम ने अपने पिता को मघवन के सामने खड़े देखा। राजा वीरेंद्र की तलवार चमक रही थी और उनकी आवाज में अभी भी वही जोश था। मघवन, उन्होंने गर्जना की, चंद्रगढ़ कभी झुकेगा नहीं। लेकिन मघवन ने एक काला जादुई तीर चलाया
जो सीधे राजा के सीने में जा लगा। विक्रम चीखा, लेकिन उसकी आवाज युद्ध के शोर में दब गई। उसी रात रानी मालिनी ने विक्रम को चंद्रवीणा थमाई और उसे गुप्त सुरंग से बाहर निकाला। भाग जाओ विक्रम, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम चंद्रगढ़ की आखिरी उम्मीद हो। चंद्रराग को याद रखो, यह तुम्हारा हथियार है। विक्रम भागा, लेकिन उसका मन अपने पिता और मां को छोड़ने के दर्द से भारी था। वह जंगल की ओर दौड़ा, जहां रात की स्याही में वह गायब हो गया। पीछे चंद्रगढ़ की आग की लपटें आकाश को छू रही थीं, नगर की मीनारें ढह रही थीं और संगीत की धुनें अब चीखों में बदल चुकी थीं। पहाड़ी पर खड़ा विक्रम अब उन खंडहरों को देख रहा था जो कभी उसका घर थे। उसने चंद्रवीणा को अपने हाथ में लिया और उसकी तारों को छुआ। एक हल्की सी धुन बजी जो हवा में गूंज उठी। उसने अपनी मां की बात याद की, इसे केवल तभी बजाना जब कोई और रास्ता न बचे। विक्रम ने आकाश की ओर देखा। चांद अभी भी लाल था, जैसे वह चंद्रगढ़ के खून का गवाह बन रहा हो। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह अपने नगर को वापस जीतेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। चंद्रराग उसका अंतिम हथियार था और वह इसे बजाने के लिए तैयार था। राक्षसों का उदय, चंद्रगढ़ की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और विक्रम जंगलों की गहराइयों में भटक रहा था। उसका कवच अब भारी लग रहा था, जैसे वह न केवल उसका शरीर बल्कि उसकी आत्मा को भी दबा रहा हो। चंद्रवीणा उसकी पीठ पर लटकी थी और उसकी हर तार में उसकी मां की आवाज गूंज रही थी। चंद्रराग को याद रखो, यह तुम्हारा हथियार है। लेकिन विक्रम को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि एक वीणा और उसका राग उस राक्षसी सेना को कैसे रोक सकता था जिसने चंद्रगढ़ को नष्ट कर दिया था। जंगल घना था और रात का सन्नाटा केवल जंगली जानवरों की दूर की आवाजों से टूटता था। विक्रम का मन अशांत था। वह बार बार उस रात को याद करता जब उसने अपने पिता राजा वीरेंद्र को मघवन के काले तीर का शिकार बनते देखा था। उसकी मां रानी मालिनी ने उसे भागने के लिए मजबूर किया था, लेकिन वह भागना नहीं चाहता था। वह एक योद्धा था जिसे युद्ध के मैदान में मरना सिखाया गया था, न कि जंगलों में छिपना। विक्रम ने एक छोटे से तालाब के किनारे रुककर अपने चेहरे पर पानी छिड़का। ठंडा पानी उसकी त्वचा को छू गया, लेकिन उसके भीतर का दर्द कम नहीं हुआ। उसने चंद्रवीणा को उतारा और उसकी तारों को हल्के से छुआ। एक मधुर धुन निकली जो जंगल के सन्नाटे में गूंज उठी। उस धुन में एक अजीब सी शक्ति थी जो विक्रम के मन को शांत करने लगी। लेकिन तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और जंगल में एक भयानक सायबान छा गया। वह अकेला नहीं था। विक्रम ने तुरंत अपनी तलवार चंद्रकिरण को म्यान से निकाला और चारों ओर देखा। अंधेरे में कुछ हलचल हुई। पेड़ों की छाया में एक आकृति उभरी, लंबी, काली और ऐसी जिसके किनारे धुंधले थे, जैसे वह कोई ठोस प्राणी न हो। यह एक राक्षस था, मघवन की सेना का एक सैनिक। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। विक्रम, उसने फुसफुसाया और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों सांप एक साथ फन उठा रहे हो। तुम भाग नहीं सकते। चंद्रगढ़ अब हमारा है। विक्रम ने अपनी तलवार को और मजबूती से पकड़ा। तुम्हारा मालिक मघवन मेरे पिता को मार सकता है, लेकिन मुझे नहीं, उसने गर्जना की। चंद्रगढ़ मेरा है और मैं इसे वापस लूंगा। राक्षस हंसा और उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। उसने अपने पंजों को उठाया और एक काला धुआं विक्रम की ओर बढ़ा। विक्रम ने तलवार घुमाई और धुआं दो हिस्सों में बंट गया, लेकिन राक्षस गायब हो गया और अगले ही पल वह विक्रम के पीछे प्रकट हुआ। उसने अपने पंजे से वार किया, लेकिन विक्रम ने समय रहते खुद को बचा लिया। उसकी तलवार राक्षस के शरीर से होकर गुजरी, लेकिन वह फिर से धुंध में बदल गया। विक्रम को समझ आ गया कि यह युद्ध तलवार से नहीं जीता जा सकता। उसने चंद्रवीणा को उठाया और उसकी तारों को तेजी से छेड़ा। एक तीव्र धुन निकली जो हवा में लहरों की तरह फैल गई। राक्षस चीखा और उसकी छाया पिघलने लगी। वह एक आखिरी बार विक्रम की ओर बढ़ा, लेकिन धुन की शक्ति ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। विक्रम हाँफ रहा था। उसने पहली बार चंद्रराग की शक्ति को महसूस किया था। भले ही वह केवल एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया कि इस राग को पूरी तरह बजाने के लिए उसे और अधिक सीखना होगा। रावणपुर, एक ऐसा स्थान जो कभी चंद्रगढ़ का सहयोगी था, अब मघवन का गढ़ बन चुका था। यह एक काला किला था जो काले पत्थरों से बना था और जिसके चारों ओर एक अनैसर्गिक कोहरा मंडराता था। मघवन कोई साधारण जादूगर नहीं था। वह एक प्राचीन राक्षस था जिसे हजारों साल पहले चंद्रगढ़ के ऋषियों ने कैद किया था, लेकिन उसने किसी तरह अपनी शक्ति वापस पा ली थी और अब वह बदला लेना चाहता था। मघवन की सेना में राक्षसों की कई प्रजातियां थीं। कुछ छाया की तरह थीं जो रात में जीवित हो उठती थीं। कुछ विशालकाय प्राणी थे जिनके शरीर पत्थर की तरह कठोर थे, और कुछ ऐसे थे जो मानवों का रूप धारण कर सकते थे, लेकिन उनकी आंखें
उनकी असलियत को उजागर कर देती थीं। मघवन ने इन राक्षसों को जागृत करने के लिए प्राचीन काले जादू का सहारा लिया था, जिसका स्रोत एक रहस्यमयी रत्न था जिसे काला सूरज कहा जाता था। विक्रम को अपने पिता से काला सूरज के बारे में सुना था। यह एक ऐसा रत्न था जो अनंत शक्ति का स्रोत था, लेकिन इसे नियंत्रित करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा खो देता था। मघवन ने इस रत्न को चुरा लिया था और अब वह इसकी शक्ति का उपयोग चंद्रगढ़ को नष्ट करने के लिए कर रहा था। विक्रम ने जंगल में कई महीने बिताए। उसने गांवों और छोटे कस्बों में शरण ली, जहां लोग चंद्रगढ़ के पतन की कहानियां सुनाते थे। कुछ लोग उसे शाप देते थे, यह कहकर कि राजवंश ने उन्हें धोखा दिया। कुछ लोग उसे देखकर आशा से भर उठते थे, ये मानते हुए कि वह चंद्रगढ़ को वापस जीत सकता था। लेकिन विक्रम को खुद पर भरोसा नहीं था। वह एक योद्धा था, लेकिन मघवन की शक्ति के सामने वह असहाय महसूस करता था। एक दिन विक्रम एक छोटे से गांव में रुका। गांव के लोग भयभीत थे, क्योंकि राक्षसों के हमले अब गांवों तक पहुंच चुके थे। विक्रम को एक बूढ़ी औरत ने अपने घर में शरण दी। उसने विक्रम को खाना दिया और उसकी कहानी सुनी। तुम चंद्रगढ़ के राजकुमार हो, उसने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। मैंने तुम्हारे पिता को देखा था, वह एक महान योद्धा थे, लेकिन तुम्हें उनकी तरह मरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास कुछ और है। विक्रम ने उसकी ओर देखा। आप क्या जानती हैं? उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने एक पुरानी किताब निकाली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। यह चंद्रराग की कहानी है, उसने कहा। यह राग केवल संगीत नहीं है, यह तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं का आह्वान है, लेकिन इसे बजाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। विक्रम ने किताब को देखा। उसमें प्राचीन चित्रलिपियां थीं, जो चंद्रवीणा और चंद्रराग के रहस्यों को दर्शाती थीं। उसने किताब को ध्यान से पढ़ा और समझा कि चंद्रराग को बजाने के लिए उसे एक विशेष मंत्र की आवश्यकता होगी, लेकिन मंत्र अधूरा था। बाकी का मंत्र कहां है? विक्रम ने पूछा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, वह मंत्र केवल वही जान सकता है जो हिमालय की गुफाओं में रहने वाले साधु से मिले। वह साधु चंद्रगढ़ का अंतिम आर्ष है। विक्रम ने गांव छोड़ दिया और हिमालय की ओर बढ़ा। रास्ता कठिन था और ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों को चीर रही थीं, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। वह उस साधु को ढूंढना चाहता था जो चंद्रराग के रहस्य को खोल सके। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के बाहर एक छोटा सा अग्निकुंड जल रहा था और उसमें से निकलने वाला धुआं हवा में अजीब से चित्र बना रहा था। विक्रम ने गुफा में प्रवेश किया और वहां एक साधु को देखा। साधु का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे समय को भेद सकती हों। विक्रम, साधु ने बिना उसका परिचय लिए कहा, मैं तुम्हारी नियति को जानता हूं। चंद्रराग तुम्हारा हथियार है, लेकिन इसे बजाने के लिए तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा। विक्रम ने साधु की ओर देखा। मैं डर को कैसे त्यागूं जब मैंने सब कुछ खो दिया है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, डर खोने का नहीं, जीने का होता है। तुम्हें जीने का साहस चाहिए। साधु ने विक्रम को एक प्राचीन मंत्र सिखाया जो चंद्रराग को सक्रिय करने के लिए आवश्यक था। उसने कहा, जब तुम इस मंत्र को गाओगे और चंद्रवीणा पर राग छेड़ोगे तो तुम्हारी आत्मा चंद्रगढ़ के सभी योद्धाओं की शक्ति को जागृत कर देगी। लेकिन सावधान, इस राग को बजाने की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। विक्रम ने मंत्र को याद किया और साधु को धन्यवाद दिया। वह गुफा से बाहर निकला और उसका मन अब पहले से ज्यादा स्पष्ट था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। मघवन और उसकी राक्षसी सेना अभी भी उसका इंतजार कर रही थी और चंद्रगढ़ को वापस जीतने के लिए उसे चंद्रराग की पूरी शक्ति को समझना होगा। हिमालय की बर्फीली चोटियां विक्रम के सामने एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ी थी। ठंडी हवाएं उसकी त्वचा को चीर रही थी, लेकिन उसका हृदय अभी भी चंद्रगढ़ की राख में जल रहा था। चंद्रवीणा उसकी पीठ पर लटकी थी और उसकी हर तार में उसकी मां रानी मालिनी की आवाज गूंज रही थी। पिछले कुछ महीनों में विक्रम ने जंगलों, गांवों और पहाड़ों की कठिन राहों को पार किया था, लेकिन उसका लक्ष्य अब भी धुंधला था। वह उस साधु की तलाश में था जिसके बारे में गांव की बूढ़ी औरत ने बताया था। वह साधु जो चंद्रराग के रहस्य को खोल सकता था। विक्रम का मन अशांत था। उसने जंगल में एक राक्षस का सामना किया था और चंद्रराग की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा देखा था, लेकिन वह जानता था कि यह पर्याप्त नहीं था। मघवन की सेना दिन ब दिन और शक्तिशाली हो रही थी। रावणपुर का काला किला अब एक ऐसी छाया की तरह था जो पूरे हिमालय क्षेत्र को निगल रहा था। विक्रम को यह भी डर था कि वह शायद कभी चंद्रराग को पूरी तरह समझ न पाए। क्या वह वास्तव में चंद्रगढ़ को वापस जीत सकता था या यह केवल एक मरता हुआ सपना था? विक्रम ने अपने घोड़े को एक संकरे रास्ते पर मोड़ा जो बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर जा रहा था। रास्ता इतना कठिन था कि घोड़ा बार बार फिसल रहा था।
आखिरकार विक्रम ने घोड़े को एक छोटे से गांव में छोड़ दिया और पैदल ही आगे बढ़ा। उसके पास केवल चंद्रकिरण तलवार, चंद्रवीणा और कुछ सूखे राशन थे। ठंड इतनी थी कि उसकी सांसें हवा में बादल बन रही थीं, लेकिन उसका संकल्प अटल था। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक गुफा के सामने पहुंचा। गुफा का मुंह अंधेरा था, लेकिन बाहर एक छोटा सा अग्निकुंड जल रहा था। धुआं हवा में अजीब से चित्र बना रहा था, जैसे वह कोई प्राचीन मंत्र लिख रहा हो। विक्रम ने गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। अंदर का सन्नाटा ऐसा था कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्रलिपियां थीं, जो चंद्रगढ़ के इतिहास को दर्शाती थीं। कुछ चित्रों में योद्धा राक्षसों से लड़ रहे थे और कुछ में एक वीणा बजाने वाला व्यक्ति आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक साधु ध्यान मग्न बैठा था। उसका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे समय और सत्य को भेद सकती हों। उसने बिना सिर उठाए कहा, विक्रम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। विक्रम चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में संदेह था। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। मैं चंद्रगढ़ का अंतिम आर्षि हूं, विक्रम। तुम्हारी नियति मेरे लिए कोई रहस्य नहीं है। विक्रम ने साधु के सामने घुटने टेके। मुझे चंद्र राग का रहस्य चाहिए, उसने कहा। मुझे बताया गया है कि यह राग मघवन को हरा सकता है, लेकिन मैं इसे नहीं समझता। यह केवल संगीत है या इससे ज्यादा कुछ? साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, चंद्र राग केवल संगीत नहीं है, विक्रम। यह तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं का आह्वान है। यह वह शक्ति है जो चंद्रगढ़ को जीवित रखती थी। लेकिन इसे बजाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। तुम्हारा मन डर, क्रोध और शोक से भरा है। जब तक तुम इन्हें त्याग नहीं दोगे, चंद्रराग तुम्हारे लिए केवल एक धुन रहेगा। साधु ने विक्रम को गुफा के एक कोने में ले जाया, जहां एक छोटा सा जलकुंड था। जलकुंड का पानी इतना साफ था कि उसमें चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। साधु ने कहा, इस जलकुंड में अपनी आत्मा को देखो विक्रम। तुम्हें क्या दिखता है? विक्रम ने जलकुंड में झांका। पहले तो उसे केवल अपना चेहरा दिखा, लेकिन धीरे धीरे पानी में चित्र बनने लगे। उसने अपने पिता को युद्ध में मरते देखा, अपनी मां को उसे गुप्त सुरंग में धकेलते देखा और चंद्रगढ़ की मीनारों को ढाते देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। मुझे केवल दर्द दिखता है, उसने कहा। साधु ने कहा, यह दर्द तुम्हारी शक्ति है, लेकिन यह तुम्हारा बंधन भी है। चंद्रराग को बजाने के लिए तुम्हें इस दर्द को स्वीकार करना होगा, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। साधु ने विक्रम को एक प्राचीन मंत्र सिखाया, जो चंद्रराग को सक्रिय करने के लिए आवश्यक था। मंत्र सरल था, लेकिन उसकी ध्वनि में एक गहरी शक्ति थी। साधु ने कहा, इस मंत्र को गाओ और चंद्रवीणा की तारों को छेड़ो, लेकिन याद रखो, यह राग तुम्हारी आत्मा को खोल देगा। अगर तुम तैयार नहीं हो तो यह तुम्हें नष्ट कर सकता है। विक्रम ने मंत्र को याद किया और चंद्रवीणा को अपने हाथ में लिया। उसने तारों को छुआ और एक मधुर धुन गुफा में गूंज उठी। धुन इतनी शक्तिशाली थी कि गुफा की दीवारें हिलने लगीं। साधु ने कहा, रुको विक्रम, तुम अभी तैयार नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में अभी भी अशांति है। साधु ने विक्रम को कई दिनों तक प्रशिक्षण दिया। उसने उसे ध्यान सिखाया, जिसमें विक्रम को अपने मन को शांत करना था। यह विक्रम के लिए आसान नहीं था। वह एक योद्धा था, जिसका जीवन युद्ध के मैदानों में बीता था। शांत बैठना और अपने मन को नियंत्रित करना उसके लिए एक नई चुनौती थी। लेकिन साधु ने उसे बताया कि चंद्रराग केवल तभी काम करेगा जब उसका मन और आत्मा एक हो। एक रात साधु ने विक्रम को गुफा के बाहर एक चट्टान पर ले जाया। वहां से पूरा हिमालय दिखाई दे रहा था और चांद की रोशनी बर्फ को चांदी की तरह चमका रही थी। साधु ने कहा, विक्रम, चंद्रराग की शक्ति चांद से आती है। चांद तुम्हारे भीतर की शांति का प्रतीक है। जब तुम इसे बजाओगे तो तुम्हें चांद की तरह शांत और अडिग होना होगा। विक्रम ने चांद की ओर देखा और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसने अपने पिता और मां को याद किया, लेकिन इस बार उसने अपने दर्द को स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि उसका दर्द उसे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे और मजबूत करता है। उसने चंद्रवीणा को उठाया और मंत्र के साथ राग छेड़ा। इस बार धुन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। गुफा का विक्रम ने चांद की ओर देखा और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसने अपने पिता और मां को याद किया, लेकिन इस बार उसने अपने दर्द को स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि उसका दर्द उसे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे और मजबूत करता है। उसने चंद्रवीणा को उठाया और मंत्र के साथ राग छेड़ा। इस बार धुन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। गुफा के बाहर की हवा में एक प्रकाश फैल गया और चांद की रोशनी और तीव्र हो गई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम तैयार हो विक्रम, लेकिन यह केवल शुरुआत है। मघवन की शक्ति काले सूरज से आती है और चंद्रराग उसका एकमात्र जवाब है।
लेकिन इस राग को पूरी तरह बजाने के लिए तुम्हें एक साथी की जरूरत होगी, कोई ऐसा जिसकी आत्मा तुम्हारी तरह शुद्ध हो। विक्रम ने साधु से पूछा, मुझे ऐसा साथी कहां मिलेगा? साधु ने कहा, वह तुम्हें खुद मिलेगी। उसकी आवाज चंद्रराग को और शक्तिशाली बनाएगी। तुम्हें उसे ढूंढना होगा और साथ मिलकर मघवन का सामना करना होगा। विक्रम ने साधु को धन्यवाद दिया और गुफा छोड़ दी। उसका मन अब पहले से ज्यादा स्पष्ट था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे एक ऐसे साथी की तलाश थी जो चंद्रराग को उसके साथ गा सके और उसे मघवन का सामना करने के लिए अपनी शक्ति को और बढ़ाना था। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, उसने देखा कि आकाश में एक उल्का चमक रही थी। यह एक शुभ संकेत था। विक्रम ने चंद्रवीणा को अपनी पीठ पर बांधा और हिमालय की ढलानों से नीचे उतरने लगा। उसका अगला पड़ाव रावणपुर था, जहां मघवन अपनी सेना के साथ उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन अब विक्रम अकेला नहीं था। उसके पास चंद्रराग की शक्ति थी और एक नई उम्मीद थी कि वह चंद्रगढ़ को वापस जीत सकता था। हिमालय की बर्फीली ढलानों से उतरते हुए विक्रम का मन अब पहले से अधिक स्पष्ट था। साधु के प्रशिक्षण ने उसे चंद्रराग की शक्ति का एक नया आयाम दिखाया था, लेकिन उसकी बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। तुम्हें एक साथी की जरूरत होगी, कोई ऐसा जिसकी आत्मा तुम्हारी तरह शुद्ध हो। विक्रम को नहीं पता था कि वह यह साथी कहां ढूंढेगा, लेकिन उसका दिल उसे रावणपुर की ओर खींच रहा था, जहां मघवन और उसकी राक्षसी सेना उसका इंतजार कर रही थी। जंगल का रास्ता अब कम कठिन लग रहा था। हिमालय की ठंडी हवाएं अब गर्म हवाओं में बदल चुकी थीं और हरियाली ने बर्फ को पीछे छोड़ दिया था। विक्रम ने अपनी चंद्रवीणा को कसकर पकड़ा और अपनी तलवार चंद्रकिरण को म्यान में रखा। वह जानता था कि उसकी यात्रा अब केवल युद्ध की नहीं थी। यह एक ऐसी खोज थी जो उसकी आत्मा को भी परख रही थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश नारंगी रंग में रंगा था, विक्रम एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। गांव की गलियां सुनसान थीं और घरों के दरवाजे बंद थे। हवा में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे गांव ने कई त्रासदियों को देखा हो। विक्रम ने एक छोटे से चबूतरे पर रुककर पानी पिया। तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। यह एक गीत था, इतना सुंदर और शांत कि जंगल के पशु पक्षी भी इसे सुनने के लिए रुक गए। विक्रम उस आवाज की ओर बढ़ा। एक छोटे से मंदिर के पास एक युवती बैठी थी जो एक प्राचीन भजन गा रही थी। उसकी आवाज में एक जादू था जो विक्रम के दिल को छू गया। वह रुका और चुपके से उसे देखने लगा। युवती का चेहरा सादा लेकिन आकर्षक था। उसकी आंखें गहरी थीं और उनमें एक ऐसी चमक थी जो दर्द और उम्मीद का मिश्रण थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका गीत जंगल में फैल रहा था। जब उसने गाना खत्म किया तो उसने विक्रम को देखा। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में ना तो डर था और ना ही संकोच। मैं विक्रम हूं, उसने जवाब दिया। मैं एक यात्री हूं जो अपने घर को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। युवती ने उसे गौर से देखा। तुम चंद्रगढ़ के विक्रम हो, है ना? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि तुम आखिरी योद्धा हो जो मघवन से लड़ेगा। विक्रम ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मेरा नाम माया है, उसने कहा। मैंने भी सब कुछ खोया है। मेरे परिवार को राक्षसों ने मार डाला, लेकिन मेरे पास मेरी आवाज है और मैं इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करती हूं। विक्रम को साधु की बात याद आई। क्या माया वही साथी थी जिसकी बात साधु ने की थी? उसने माया से पूछा, तुम्हारी आवाज में जादू है। क्या तुमने कभी चंद्रराग के बारे में सुना है? माया ने सिर हिलाया। मेरे दादाजी एक संगीतकार थे। उन्होंने मुझे चंद्रगढ़ के रागों के बारे में बताया था, लेकिन चंद्रराग, ये तो केवल किंवदंतियों में है। विक्रम ने चंद्रवीणा को उतारा और माया को दिखाया। यह किंवदंती नहीं है माया, ये मेरे वंश की शक्ति है और मुझे लगता है कि तुम इसे मेरे साथ गा सकती हो। माया और विक्रम ने उस रात मंदिर के पास आग जलाकर बातें की। माया ने बताया कि उसका गांव राक्षसों के हमले का शिकार हुआ था। उसने मघवन को देखा था, एक विशालकाय प्राणी जिसके 4 हाथ और लाल आंखें थीं। उसकी शक्ति उसकी छाया में है, माया ने कहा। मैंने देखा कि जब उसकी छाया कमजोर होती है तो वह भी कमजोर पड़ता है। विक्रम ने माया की बात ध्यान से सुनी। उसने बताया कि चंद्रराग की शक्ति राक्षसों की छाया को नष्ट कर सकती है, लेकिन उसे इसे पूरी तरह समझने और बजाने के लिए माया की मदद चाहिए। माया ने हामी भरी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, उसने कहा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगले दिन विक्रम और माया ने गांव छोड़ दिया। माया ने अपने साथ एक छोटी सी बांसुरी ली थी जो उसके दादाजी की थी। उसने बताया कि यह बांसुरी भी साधारण नहीं थी। इसे चंद्रगढ़ के एक संगीतकार ने बनाया था और इसमें एक विशेष शक्ति थी। विक्रम को लगा कि माया की बांसुरी और उसकी चंद्रवीणा एक साथ मिलकर चंद्रराग को और शक्तिशाली बना सकती थी।
जंगल के रास्ते में विक्रम और माया को कई बार राक्षसों का सामना करना पड़ा। एक रात जब वे एक नदी के किनारे रुके थे, एक राक्षस की छाया उनके सामने प्रकट हुई। उसका रूप भयानक था, एक काला धुआं जो मानव का आकार ले रहा था। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन माया ने उसे रोका। रुको, उसने कहा, मुझे अपनी बांसुरी आजमाने दे। माया ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। उसकी धुन इतनी मधुर थी कि नदी का पानी भी थम सा गया। राक्षस की छाया हिलने लगी, जैसे वह दर्द में हो। विक्रम ने मौका देखकर चंद्रवीणा उठाई और मंत्र के साथ राग छेड़ा। दोनों की धुनें एक साथ मिल गईं और एक चमकदार प्रकाश जंगल में फैल गया। राक्षस चीखा और धुंध में बदलकर गायब हो गया। विक्रम और माया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक नया विश्वास था। हम ये कर सकते हैं, माया ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। हमारी संगीत की शक्ति मघवन को भी हरा सकती है। दिन बीतते गए और विक्रम और माया का बंधन गहरा होता गया। माया की हंसी और उसकी आवाज विक्रम के लिए एक नई प्रेरणा बन गई थी। वह उसकी आंखों में अपने खोए हुए चंद्रगढ़ को देखता था। एक रात जब वे एक पहाड़ी पर रुके थे, माया ने विक्रम से पूछा, तुम चंद्रगढ़ को वापस जीतने के बाद क्या करोगे? विक्रम ने चांद की ओर देखा। मैं इसे फिर से बनाऊंगा, उसने कहा। लेकिन इस बार यह केवल एक साम्राज्य नहीं होगा, यह एक ऐसी जगह होगी जहां संगीत और शांति हर दिल में बसेगी। माया ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे साथ वह सपना पूरा करूंगी। उस रात विक्रम ने पहली बार अपने दिल में एक नई भावना महसूस की। यह प्रेम था जो धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना रहा था। लेकिन वह जानता था कि मघवन के खिलाफ युद्ध आसान नहीं होगा। माया की मौजूदगी ने उसे नई ताकत दी थी, लेकिन साथ ही उसे एक नया डर भी था, उसे खोने का डर। विक्रम और माया ने एक छोटी सी सेना बनाई। गांवों से कुछ बहादुर लोग उनके साथ जुड़ गए जो राक्षसों से तंग आ चुके थे। माया की आवाज और विक्रम की वीणा ने उन्हें प्रेरित किया। वे अब रावणपुर की ओर बढ़ रहे थे, जहां मघवन का काला किला था। रास्ते में माया ने विक्रम को अपनी बांसुरी की धुनें सिखाई और विक्रम ने उसे चंद्रराग के कुछ हिस्से सिखाए। उनकी संगीत की जोड़ी इतनी शक्तिशाली थी कि जंगल के जानवर भी उनकी धुनों को सुनने के लिए रुक जाते थे। एक दिन जब वे रावणपुर की सीमा के पास पहुंचे, माया ने विक्रम से कहा, मघवन की छाया को नष्ट करने के लिए हमें चंद्रराग को पूरी तरह से एक साथ बजाना होगा, लेकिन इसके लिए हमें अपनी आत्माओं को एक करना होगा। विक्रम ने माया की आंखों में देखा। मैं तैयार हूं, उसने कहा, लेकिन अगर इसमें तुम्हें खोने का खतरा है तो मैं इसे नहीं बजा सकता। माया ने उसका हाथ पकड़ा। हम साथ में हैं विक्रम, और हम साथ में जीतेंगे। उस रात विक्रम और माया ने चांद की रोशनी में चंद्रराग का अभ्यास किया। उनकी धुनें हवा में मिल गईं और एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जो रावणपुर के काले किले तक गूंज उठी। मघवन ने उस धुन को सुना और उसकी लाल आंखें क्रोध से जल उठी। वह जानता था कि चंद्रगढ़ का अंतिम योद्धा अब अकेला नहीं था। रावणपुर की सीमाएं अब विक्रम और माया के सामने थीं। काला किला जो काले पत्थरों से बना था, एक भयावह साए की तरह क्षितिज पर मंडरा रहा था। इसके चारों ओर एक अनैसर्गिक कोहरा छाया हुआ था जो सूरज की रोशनी को भी निगल लेता था। विक्रम का हृदय भारी था, लेकिन माया की मौजूदगी उसे हिम्मत दे रही थी। उनकी छोटी सी सेना, जिसमें गांवों के कुछ बहादुर लोग शामिल थे, उनके पीछे थी। चंद्रवीणा और माया की बांसुरी अब उनके सबसे बड़े हथियार थे और चंद्रराग की शक्ति उनकी आखिरी उम्मीद। विक्रम ने माया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अडिग विश्वास था, लेकिन एक हल्का सा डर भी छिपा था। माया, उसने धीरे से कहा, अगर आज रात हम हार गए तो मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। माया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। हम नहीं हारेंगे विक्रम। चंद्रराग हमारी आत्माओं को एक कर देगा और हम मघवन को हरा देंगे। उनकी सेना ने रावणपुर के काले किले की ओर कूच किया। रास्ते में राक्षसों की छायाएं बार बार उनके सामने प्रकट हुई। कुछ राक्षस धुंध के रूप में थे जो हवा में घुल जाते थे। कुछ विशालकाय प्राणी थे जिनके पंजे पत्थरों को चूर कर सकते थे। विक्रम की तलवार, चंद्रकिरण और माया की बांसुरी ने मिलकर हर हमले का जवाब दिया, लेकिन दोनों जानते थे कि असली युद्ध किले के अंदर होगा, जहां मघवन उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। किले का प्रवेश द्वार विशाल था और इसके दरवाजों पर प्राचीन राक्षसी चित्रलिपियां उकेरी गई थी। जैसे ही विक्रम और माया ने किले में कदम रखा, एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। किले के अंदर का सन्नाटा भयावह था और हर कदम पर उनकी सांसें गूंज रही थीं। दीवारों पर काले सूरज के प्रतीक बने थे जो मघवन की शक्ति का स्रोत थे। विक्रम ने अपनी सेना को पीछे छोड़ने का फैसला किया। यह मेरा और माया का युद्ध है, उसने कहा। तुम लोग बाहर रहो और राक्षसों को रोकने की कोशिश करो। उसकी सेना ने अनिच्छा से उसकी बात मानी, लेकिन वे जानते थे कि चंद्रराग की शक्ति केवल विक्रम और माया ही संभाल सकते थे। किले के मुख्य कक्ष में मघवन एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसका रूप भयानक था। 4 हाथ, लाल आंखें और एक ऐसी हंसी
जो हड्डियों को कंपा देती थी। उसके सीने में काला सूरज चमक रहा था, जिससे काले जादू की किरणें निकल रही थीं। विक्रम, उसने गर्जना की, तुम चंद्रगढ़ का अंतिम कचरा हो। तुम्हारी वीणा और तुम्हारी छोटी सी साथी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। माया ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ा। उसके शब्दों पर ध्यान मत दो, उसने फुसफुसाया। वह हमें कमजोर करना चाहता है। विक्रम ने चंद्रवीणा को अपने हाथ में लिया और माया की ओर देखा। तैयार हो? उसने पूछा। माया ने अपनी बांसुरी उठाई और सिर हिलाया। हमेशा। विक्रम ने साधु द्वारा सिखाए गए मंत्र को गाना शुरू किया। उसकी आवाज गहरी और स्थिर थी, जैसे वह अपने पूर्वजों की शक्ति को बुला रहा हो। माया ने अपनी बांसुरी पर एक मधुर धुन छेड़ी, जो विक्रम के मंत्र के साथ तालमेल बिठा रही थी। जैसे ही चंद्रवीणा की तारें बजीं, कक्ष में एक चमकदार प्रकाश फैल गया। यह चंद्रराग था, एक ऐसी शक्ति जो काले सूरज के जादू को चुनौती दे रही थी। मघवन ने क्रोध में चीखकर अपने चारों हाथों से काले तीर चलाए, लेकिन चंद्रराग की धुन ने तीरों को हवा में ही पिघला दिया। राक्षसों की छायाएं जो कक्ष के कोनों में छिपी थीं, चीखने लगीं और धीरे धीरे पिघलने लगीं। मघवन की लाल आंखें आश्चर्य और क्रोध से चमक उठी। यह असंभव है, वह चिल्लाया। तुम्हारी शक्ति मेरे काले सूरज के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन विक्रम और माया रुके नहीं। उनकी धुनें एक साथ मिल रही थीं और हर नोट के साथ चंद्रराग की शक्ति बढ़ रही थी। कक्ष की दीवारें हिलने लगीं और काले सूरज की किरणें कमजोर पड़ने लगीं। माया की बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि वह मघवन की छाया को भी प्रभावित कर रही थी। उसकी छाया, जो उसकी शक्ति का स्रोत थी, धुंधली होने लगी। मघवन ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की। उसने अपने सीने से काला सूरज निकाला और उसे हवा में उछाला। रत्न से एक काला तीर निकला, जो सीधे विक्रम की ओर बढ़ा। समय धीमा सा हो गया। विक्रम ने तीर को अपनी ओर आते देखा, लेकिन उसका मन चंद्रराग में डूबा था। वह रुक नहीं सकता था। तभी माया ने एक तेज चीख के साथ खुद को विक्रम के सामने कर लिया। काला तीर उसके सीने में जा लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। विक्रम की दुनिया थम गई। उसने चंद्रवीणा को छोड़ दिया और माया को अपनी बाहों में उठाया। माया, उसने चीख कर कहा। उसकी आवाज में दर्द था। माया ने कमजोर स्वर में कहा, रुकना मत विक्रम, चंद्रराग को पूरा करो। विक्रम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका क्रोध भड़क उठा। उसने चंद्रवीणा को फिर से उठाया और मंत्र को और तेजी से गाया। उसकी धुन अब केवल संगीत नहीं थी, यह उसकी आत्मा का विस्फोट था। माया की बांसुरी जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसकी धुन अभी भी हवा में गूंज रही थी, जैसे वह अभी भी विक्रम के साथ थी। चंद्रराग की शक्ति ने काले किले को हिला दिया। मघवन की छाया पूरी तरह पिघल गई और काला सूरज टुकड़ों में बिखर गया। मघवन एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गया और उसकी राक्षसी सेना धूल में मिल गई। किला शांत हो गया और केवल चंद्रराग की गूंज बची। विक्रम ने माया को अपनी बाहों में उठाया। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। तुमने कर दिखाया विक्रम, उसने फुसफुसाया। चंद्रगढ़ अब तुम्हारा है। माया, तुम बिना इसके अधूरा है, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। माया ने मुस्कुराया। मेरी आवाज हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। चंद्रराग को कभी मत भूलना। माया की आंखें बंद हो गईं और उसकी सांसें थम गईं। विक्रम ने उसे कसकर पकड़ा, जैसे वह उसे वापस ला सकता हो, लेकिन वह जानता था कि माया ने चंद्रगढ़ के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया था। उसने चंद्रवीणा को उठाया और एक आखिरी बार राग छेड़ा। इस बार धुन में माया की बांसुरी की गूंज थी और यह इतनी शक्तिशाली थी कि काले किले की दीवारें ढहने लगीं। विक्रम ने अपनी सेना को बुलाया और माया के शरीर को किले से बाहर ले गया। उसने एक ऊंची पहाड़ी पर माया का अंतिम संस्कार किया, जहां से चंद्रगढ़ के खंडहर दिखाई दे रहे थे। उसने चंद्रवीणा को अपने सीने से लगाया और प्रण लिया कि वह माया के सपने को पूरा करेगा। विक्रम ने अपनी सेना के साथ चंद्रगढ़ की ओर कूच किया। रास्ते में उसने माया की बांसुरी को अपने पास रखा, जैसे वह उसकी आत्मा का हिस्सा हो। चंद्रगढ़ अब केवल खंडहर था, लेकिन विक्रम के मन में एक नया सपना था। वह इसे फिर से बनाएगा, एक ऐसा चंद्रगढ़ जहां संगीत और शांति हर दिल में बसेगी। उस रात जब वह चंद्रगढ़ की पहाड़ी पर खड़ा था, उसने चांद की ओर देखा। चांद अब लाल नहीं था, यह फिर से चांदी की तरह चमक रहा था। विक्रम ने चंद्रवीणा को उठाया और एक धुन बजाई। यह चंद्रराग नहीं था, बल्कि माया की बांसुरी की एक साधारण धुन थी। हवा में उसकी गूंज फैल गई और विक्रम को लगा कि माया अभी भी उसके साथ थी। चंद्रगढ़ की पहाड़ियां अब शांत थीं, लेकिन हवा में अभी भी राख और खून की गंध बसी थी। विक्रम उस पहाड़ी पर खड़ा था जहां से कभी उसने अपने नगर की भव्य मीनारों को देखा था। अब वहां केवल खंडहर थे, टूटी हुई दीवारें, जली हुई छतें और एक ऐसी उदासी जो चांद की रोशनी को भी फीका कर देती थी। माया की मृत्यु ने विक्रम के हृदय में एक ऐसी खालीपन छोड़ दिया था जो शायद कभी ना भर पाए। लेकिन उसकी आखिरी बातें, चंद्रगढ़ अब तुम्हारा है, इसे फिर से बनाओ, उसके कानों में बार बार गूंज रही थी।
विक्रम ने चंद्रवीणा को अपनी छाती से लगाया। माया की बांसुरी उसकी कमर पर बंधी थी, जैसे वह उसकी आत्मा का हिस्सा हो। उसने चांद की ओर देखा, जो अब लाल नहीं बल्कि चांदी की तरह चमक रहा था। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। मघवन की हार के बाद राक्षसों की छायाएं गायब हो चुकी थीं और रावणपुर का काला किला ढह चुका था। लेकिन विक्रम जानता था कि असली युद्ध अब शुरू हो रहा था, चंद्रगढ़ को फिर से जीवित करने का युद्ध। विक्रम ने माया का अंतिम संस्कार उस पहाड़ी पर किया जहां से चंद्रगढ़ के खंडहर दिखाई देते थे। उसने लकड़ियों का एक चिता तैयार किया और माया के शरीर को उस पर रखा। उसकी बांसुरी को उसने माया के पास रखा, लेकिन फिर उसने सोचा कि माया की आत्मा उसकी धुनों में बसी है, न कि किसी वस्तु में। उसने बांसुरी को वापस लिया और चिता को अग्नि दी। आग की लपटें आकाश की ओर उठी और माया का शरीर धीरे धीरे राख में बदल गया। विक्रम ने चंद्रवीणा उठाई और एक धीमी शोकपूर्ण धुन बजाई। यह चंद्रराग नहीं था, बल्कि एक ऐसी धुन थी जो माया की मधुर बांसुरी की याद दिलाती थी। हवा में उसकी गूंज फैल गई और जंगल के जानवर भी शांत होकर सुनने लगे। विक्रम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा अब भी अडिग था। उसने मन ही मन प्रण लिया कि माया का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसकी छोटी सी सेना जो रावणपुर के युद्ध में बची थी, चुपचाप चिता के पास खड़ी थी। एक बूढ़ा योद्धा जिसका नाम हरि था आगे आया और बोला, विक्रम, तुमने हमें मघवन से बचाया, लेकिन अब क्या? चंद्रगढ़ तो अब केवल एक नाम है। विक्रम ने उसकी ओर देखा। चंद्रगढ़ कभी केवल पत्थर और मीनारें नहीं था हरि, यह हमारे लोगों का सपना था, और सपने कभी मरते नहीं। विक्रम ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और चंद्रगढ़ के खंडहरों की ओर कूच किया। रास्ते में उसने उन गांवों से लोगों को बुलाया जो राक्षसों के हमलों से बच गए थे। कुछ लोग डर रहे थे, लेकिन माया की कहानी और विक्रम की वीरता की बातें सुनकर उनकी आंखों में उम्मीद जागने लगी। विक्रम ने उन्हें बताया कि चंद्रगढ़ केवल एक साम्राज्य नहीं होगा, यह एक ऐसी जगह होगी जहां संगीत, शांति और समृद्धि हर घर में बसेगी। चंद्रगढ़ के खंडहरों में पहुंचकर विक्रम ने सबसे पहले पुराने महल के अवशेषों को देखा। वहां वह कक्ष था जहां उसकी मां ने उसे चंद्रवीणा दी थी। कक्ष की दीवारें अब भी खड़ी थीं और उन पर बनी चित्रलिपियां अभी भी चंद्रराग के रहस्य को बयान कर रही थीं। विक्रम ने उस कक्ष में एक रात बिताई, चंद्रवीणा को अपने पास रखकर। उसने माया की बांसुरी को छुआ और एक धुन बजाई। उसे लगा कि माया की आत्मा अभी भी उसके साथ थी, उसे मार्गदर्शन दे रही थी। पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। विक्रम ने अपने लोगों को संगठित किया। कुछ लोग पत्थर ढो रहे थे, कुछ नए घर बना रहे थे और कुछ पुराने मंदिरों को साफ कर रहे थे। विक्रम ने खुद एक हथौड़ा उठाया और अपने लोगों के साथ काम किया। उसने देखा कि लोग अब केवल डर से नहीं बल्कि एक नए सपने से प्रेरित होकर काम कर रहे थे। विक्रम ने माया की याद में एक संगीत विद्यालय बनाने का फैसला किया। उसने चंद्रगढ़ के केंद्र में एक खुला मैदान चुना, जहां पहले एक विशाल बगीचा हुआ करता था। वहां उसने एक साधारण लेकिन सुंदर भवन बनवाया, जिसकी दीवारों पर चंद्रराग की चित्रलिपियां उकेरी गईं। विद्यालय का नाम रखा गया माया संगीत मंदिर। विद्यालय में बच्चों और युवाओं को संगीत और युद्ध कला दोनों सिखाई जाती थी। विक्रम ने खुद बच्चों को चंद्रराग की मूल बातें सिखाई। उसने उन्हें बताया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को जगा सकती है और बुराई को हरा सकती है। उसने माया की बांसुरी की धुनों को भी सिखाया और हर बार जब वह बांसुरी बजाता, उसे माया की हंसी और उसकी आवाज याद आती। एक दिन जब विद्यालय में पहला समारोह आयोजित किया गया, विक्रम ने चंद्रवीणा उठाई और चंद्रराग की एक साधारण धुन बजाई। बच्चों ने माया की बांसुरी की धुन के साथ उसका साथ दिया। उनकी संगीत की गूंज पूरे चंद्रगढ़ में फैल गई और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। यह पहली बार था जब चंद्रगढ़ में फिर से संगीत गूंजा और यह माया की विरासत थी। विक्रम अब केवल एक योद्धा नहीं था, वह चंद्रगढ़ का रक्षक, इसका गायक और इसका भविष्य था। उसने अपने जीवन का हर पल चंद्रगढ़ को समर्पित कर दिया। उसने नए किले बनवाए, लेकिन वे पुराने किलों की तरह अभेद्य नहीं थे। वे खुले और स्वागत करने वाले थे, ताकि हर व्यक्ति चंद्रगढ़ का हिस्सा बन सके। उसने खेतों को फिर से हरा भरा किया और नदियों को साफ किया, ताकि चंद्रगढ़ फिर से अपनी पुरानी समृद्धि को पा सके। रातें अब फिर से संगीतमय हो गई थीं। लोग अपने घरों के बाहर बैठकर वीणा, सितार और बांसुरी बजाते थे। चंद्रगढ़ की गलियां फिर से हंसी और संगीत से गूंजने लगी। विक्रम अक्सर उस पहाड़ी पर जाता जहां उसने माया का अंतिम संस्कार किया था। वहां वह चंद्रवीणा और माया की बांसुरी को साथ लेकर बैठता और एक धुन बजाता। उसे लगता कि माया उसकी धुनों में शामिल हो रही थी और उसकी आत्मा चंद्रगढ़ की हर सांस में बसी थी। कई साल बाद चंद्रगढ़ फिर से हिमालय की तलहटी में चमकने लगा। इसकी मीनारें अब चांदी की तरह नहीं बल्कि सोने की तरह चमकती थीं।
लोग दूर दूर से यहाँ आते थे, न केवल इसकी सुंदरता देखने बल्कि माया संगीत मंदिर में संगीत सीखने। चंद्रराग अब केवल एक रहस्य नहीं था, यह चंद्रगढ़ की आत्मा बन गया था। विक्रम ने कभी दूसरा विवाह नहीं किया, उसका प्रेम माया के लिए था और वह उसकी यादों में जीता था। वह अब भी चंद्र किरण तलवार को अपने पास रखता था, लेकिन उसने इसे कभी नहीं उठाया। उसकी लड़ाई अब तलवारों से नहीं बल्कि संगीत और शांति से थी। उसने अपने लोगों को सिखाया कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि एकता और प्रेम में होती है। एक रात जब चांद पूर्ण था, विक्रम माया संगीत मंदिर के प्रांगण में बैठा था। उसने चंद्रवीणा और माया की बांसुरी को एक साथ बजाया। धुन इतनी मधुर थी कि आसमान में तारे भी थम से गए। उसे लगा कि माया उसकी बगल में बैठी थी, उसकी धुनों में शामिल हो रही थी। उसने आंखें बंद की और चंद्रराग की पूरी शक्ति को महसूस किया। यह वह क्षण था जब उसने जाना कि चंद्रगढ़ अब केवल एक जगह नहीं थी, यह उसकी आत्मा थी जो हमेशा जीवित रहेगी। दोस्तों, चंद्रगढ़ की यह कहानी केवल एक योद्धा की वीरता या एक नगर के पुनर्जनन की गाथा नहीं है। यह उस शक्ति की कहानी है जो हमारे भीतर बसी है, संगीत की, प्रेम की और बलिदान की। विक्रम और माया ने हमें सिखाया कि सच्ची जीत तलवारों से नहीं बल्कि आत्मा की दृढ़ता और एकता से मिलती है। चंद्रराग केवल एक धुन नहीं थी, यह उन सभी की आवाज थी जिन्होंने अपने सपनों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। माया का बलिदान और विक्रम का संकल्प हमें यह याद दिलाता है कि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है। चंद्रगढ़ फिर से जी उठा क्योंकि उसके लोगों ने हार नहीं मानी। और आप जो इस कहानी का हिस्सा बने, अपने भीतर उस चंद्रराग को खोजें। यह वह धुन है जो आपके डर को शांत कर सकती है और आपके सपनों को जगा सकती है। चंद्रगढ़ अब केवल एक काल्पनिक नगर नहीं है, यह हर उस दिल में बसता है जो प्रेम, शांति और संगीत को अपनाता है। माया की बांसुरी और विक्रम की वीणा की गूंज हमेशा आपके साथ रहे। इसे सुने, इसे जिए और अपने चंद्रगढ़ को बनाएं जहां हर धुन एक नई शुरुआत हो।